Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel CivilsTube. I hope you all are good. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो MPG के सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बुंदेलखंड स्टेट के बारे में देखा था। हमने देखा था कि किस तरीके से चंदेल्स का रूल रहा, चंदेल्स के रूल के बाद में वहाँ पे बुंदेला डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, उसके बाद में किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का क्या इन्फ्लुएंस रहा, मराठास का क्या इन्फ्लुएंस रहा, ब्रिटिशर्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा, किस तरीके से वो ब्रिटिश रूल के अंडर आया, प्रिंसली स्टेट बना और 1947 तब तक हमें इंडिपेंडेंस मिली, तब तक का हमने जो बुंदेलखंड रीजन था उसकी पूरी हिस्ट्री देख ली है। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम बघेलखंड रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो रीवा, सतना, सीधी, दमोह वाला जो रीजन है वो रीजन को हम बेसिकली बघेलखंड बोलते हैं। आगे हम मैप में उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो जो बघेलखंड की हिस्ट्री है उसमें हमने कलचुरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। कलचुरी डायनेस्टी जो कि महाकौशल रीजन में थी और उसका इन्फ्लुएंस बघेलखंड वाले रीजन में भी रहा था। कलचुरी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 6th सेंचुरी AD के आसपास से लेकर 12th सेंचुरी AD के आसपास तक का रहा है। ठीक है, और जो अब हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि उस वहाँ पर बघेल डायनेस्टी किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद में मराठास का क्या इन्फ्लुएंस रहा और ब्रिटिश रूल किस तरीके से स्टार्ट हुआ और 1947 तक की जो हिस्ट्री है बघेलखंड रीजन की उसे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बघेलखंड रीजन है ये ओल्ड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये ओल्ड गोंडवाना लैंड क्या है, तब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो इंडिया है वो बेसिकली ओल्ड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये न्यूली डेवलप्ड एरिया नहीं है, ये ओल्ड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहाँ पर मेनली जो रीवा पन्ना प्लेट्यू आता है वो वाला रीजन आता है। ठीक है, रीवा और पन्ना जो दो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो इस एरिया में आते हैं बघेलखंड में। अब यदि हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में जो बघेलखंड था या जो रीवा पन्ना वाला एरिया था वो कौशल स्टेट का पार्ट था। ठीक है, किसका पार्ट था? कौशल स्टेट का पार्ट था। कौशल बेसिकली इलाहाबाद वाला जो रीजन था वहाँ पे था और उसी स्टेट का पार्ट था बघेलखंड वाला रीजन। ये हमको कहाँ से पता चलता है? तो ये हमें रामायण से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पहले मौर्यंस का रूल हुआ, फिर हम देखते हैं कि गुप्तास का रूल रहा, फिर उसके बाद में राजपूत क्लैंस जब इमर्ज हुई तो वहाँ पे कलचुरीज का इन्फ्लुएंस था। कलचुरीज का जो इन्फ्लुएंस था वो 6th सेंचुरी AD से लेकर 12th सेंचुरी AD तक हम देखते हैं इस रीजन पे। ओके, अब बघेलखंड वाला रीजन कौन सा था? तो बघेलखंड बेसिकली ये वाला रीजन है। इस मैप में आपको समझ में आ रहा होगा, ये बघेलखंड एजेंसी के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिशर्स ने बघेलखंड एजेंसी नाम दिया था और इसे बुंदेलखंड एजेंसी नाम दिया था। गॉट इट? तो बघेलखंड में यहाँ पे रीवा, पन्ना, सीधी, सतना, दमोह ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब हम मेडाइवल हिस्ट्री की तब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बघेल स्टेट इस्टेब्लिश हुआ। अब बघेल स्टेट जो प्रेजेंट डे रीवा है हम उसको बोलते हैं। पहले इसका क्या नाम था? तो पहले इसका नाम था बाठा। ठीक है, बाद में इसको बघेल स्टेट का नाम मिला क्योंकि यहाँ पे बघेल डायनेस्टी का रूल था और जो आज भी हमको उनकी फैमिली देखने मिलती है। आज भी रीवा में बघेल रॉयल फैमिली रहती है। बघेल डायनेस्टी का रूल इस टेरिटरी पे पूरे मेडाइवल पीरियड में था। ठीक है, ये जो स्टेट था बघेल स्टेट, इसकी फाउंडेशन बेसिकली 12th सेंचुरी AD में रखी गई थी। 12th सेंचुरी AD 1140 AD के आसपास। 1140 AD के आसपास तक कलचुरी डायनेस्टी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई और बघेल स्टेट का जो नींव थी वो बघेल राजपूत्स ने रख दी। ठीक है, हम देखते हैं कि 1192 AD के अंदर जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया और वहाँ पर दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो गया 1206 AD से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बघेल डायनेस्टी थी वो मेनली जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई उसी समय इनका रूल स्टार्ट हुआ और बघेल स्टेट भी लगभग उसी समय पे बना। जो चीफ ऑफ रीवा थे वो कौन थे? बघेल राजपूत थे जो कि अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं।
जिनका रूल बेसिकली पहले गुजरात में था और ये गुजरात से यहाँ पर आकर इस्टेब्लिश हो गए थे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जब रीवा में अपना रूल स्टार्ट करा तो ये मेनली बांधवगढ़ से रूल करते थे। ठीक है, बांधवगढ़ का नाम सबने सुना होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, बांधवगढ़ बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा व्याघ्रदेव, टाइगर मिलते हैं हमको यहाँ पे, और यहाँ से रूल करना किसने स्टार्ट करा था? राजा व्याघ्रदेव। राजा व्याघ्रदेव के टाइम पे ही बांधवगढ़ यहाँ की मेन रूलिंग एरिया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट राजा इस डायनेस्टी के थे, वो थे महाराजा वीर सिंह देव। इनका टाइम पीरियड क्या था महाराजा वीर सिंह देव का? 1500 से लेकर 1540 एडी तक। यदि आप ये टाइम पीरियड देखते हैं तो इस समय दिल्ली सल्तनत पे लोधी डायनेस्टी का रूल था, और उसके बाद में 1526 एडी के आसपास बाबर के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी और मुगल्स का रूल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, महाराजा वीर सिंह देव के बहुत अच्छे रिलेशन थे दिल्ली सल्तनत के किंग सिकंदर लोधी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है महाराजा वीर सिंह देव से रिलेटेड। इसके बाद में इस रीजन के इम्पॉर्टेंट किंग थे महाराजा रामचंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग है महाराजा रामचंद्र। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तानसेन इन्हीं के कोर्ट में थे, मेनली तानसेन। अंडर हिज रेन द भट्टा स्टेट फ्लरिश्ड एंड वॉज पॉपुलर। महाराजा रामचंद्र के टाइम पे आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, हर फील्ड में जो बघेल स्टेट था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था, इसलिए महाराजा रामचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट किंग हो जाते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी +3 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, महाराजा रामचंद्र लिखा आ सकता है, तो आपको इनकी डिटेल्स देनी होगी, तो आपको इनकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। इसके अलावा तानसेन, तान मिश्रा या रामतनु पांडे इन्हीं के कोर्ट में ग्रेट म्यूजिशियन थे। ठीक है, और बाद में जो अकबर के मिलिट्री चीफ थे उन्होंने रामचंद्र को डिफीट कर दिया, और जो अकबर के एनवॉय थे जलाल खान, उन्होंने तानसेन को शिफ्ट कर दिया बघेलखंड से अकबर के रॉयल कोर्ट में, और बाद में जो तानसेन थे वो 9 रत्न बन गए अकबर के कोर्ट में। ठीक है, तो तानसेन राजा रामचंद्र से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि तानसेन किसके कोर्ट में थे, तो किसके कोर्ट में थे? राजा रामचंद्र के कोर्ट में थे। गॉट इट। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कलिंजर फोर्ट था वो राजा रामचंद्र ने ही सरेंडर करा था मुगल्स को। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में एज सच बघेल डायनेस्टी के कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं थे। बाद में हम देखते हैं महाराजा जयसिंह के बारे में। महाराजा जयसिंह का टाइम इम्पॉर्टेंट है 1809 से लेकर 1835 तक, क्योंकि इसी समय यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर बघेल डायनेस्टी आई, उसी समय दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई और उसी समय बघेल स्टेट इस्टेब्लिश हुआ। बट जो बघेल डायनेस्टी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और स्ट्रॉन्ग ढंग से सामने इमर्ज होकर आई। उनके जो रूलर्स थे उनका रूल था, कई बार जो दिल्ली सल्तनत के किंग थे उन्होंने उनको डिफीट किया। हम मुगल्स के बारे में फिर देखते हैं। रामचंद्र अकबर के समय थे, कंटेम्प्रेरी थे उनके, और रामचंद्र के ही कोर्ट में तानसेन थे और रामचंद्र को डिफीट कर रहा था अकबर ने। उसके बाद में मुगल्स के रूल के बाद में यहाँ पे महाराजा जय सिंह, जिनका टाइम पीरियड था 1809 से लेकर 1835 तक, इसी समय पे जो बघेलखंड था वहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल स्टार्ट हुआ। 1812 में इट बिकम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। ठीक है, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट क्या होता है? बेसिकली जो इंटरनल अफेयर्स हैं स्टेट के वो तो आपके पास है। इंटरनल अफेयर्स तो बघेल डायनेस्टी के पास ही थे, यही किंग्स रूल करते थे। बट जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे वो किसके पास चले गए थे? एक्सटर्नल अफेयर्स चले गए थे ब्रिटिशर्स के पास।
आपके कैसे फॉरेन रिलेशंस होंगे, किस तरीके से आप फॉरेनर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करेंगे, वो सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रूल स्टार्ट हो गया। गॉट इट। ये बेसिकली एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है उस तरीके का सिस्टम था। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, हम इसके बाद देखते हैं कि 1875 से लेकर 1895 तक जो रीवा था वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आता था, डायरेक्ट कंट्रोल में आता था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था। अब हम देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ बघेलखंड था वो 1812 के बाद में डायरेक्ट कंट्रोल में आने लगा ब्रिटिशर्स के, और ये ब्रिटिशर्स के अंडर एज अ प्रिंसली स्टेट रहा कब तक के लिए, 1947 तक के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में देखते हैं कि 1947 के बाद में जो महाराजा ऑफ रीवा थे उन्होंने एग्रीमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया, और जो बघेलखंड था वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। ओके, पार्ट बनने के बाद में जो रीवा था वो बेसिकली विंध्य प्रदेश का पार्ट बन गया, मतलब कि जो बघेलखंड और बुंदेलखंड एजेंसी थी उसे एक प्रदेश बना दिया गया, विंध्य प्रदेश, और इस प्रदेश में दो ब्रिटिश स्टेट्स आते थे, बघेलखंड और बुंदेलखंड। और ये कब तक विंध्य प्रदेश का पार्ट था, 1956 तक। 1956 में तब मध्य प्रदेश बना, तो ये न्यूली फॉर्म्ड जो मध्य प्रदेश था उसका पार्ट बन गया। ठीक है, मतलब कि ये जो बुंदेलखंड और ये जो बघेलखंड है इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता था, विंध्य प्रदेश। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की डिटेल पढ़ेंगे, भोपाल स्टेट के बारे में, ग्वालियर स्टेट के बारे में, उसमें हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की हिस्ट्री थी बघेलखंड की। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे महाकौशल के बारे में, उसके बाद में भोपाल स्टेट, ग्वालियर स्टेट, निमाड़ रीजन, इस तरीके से हम जो मध्य प्रदेश के सारे स्टेट्स थे वो उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम अलग से डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम मध्य प्रदेश में क्या मूवमेंट्स हुए या किस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और क्या रोल रहा इंडिपेंडेंस में मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।